अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, देखिएगा ये हमारे पास क्वेश्चन है अप्रैल 1997 का। परेशानी होना सर इतने पुराने सवाल करवा रहे हैं, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है सवाल। इसके बाद इंशाल्लाह इससे बेहतर सवाल जो उससे मुश्किल है उस पर आएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है और ये भी कॉन्फिडेंस देना आपको कि जो आपको आता है पास पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, कोई नई चीज़ नहीं है। देखिएगा जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कहता है प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का एसेट अकाउंट बना दें और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दें, यानी दो लेजर्स पूछें। क्या मुझे बताएं, डेप्रिसिएशन की वर्किंग के बगैर आप ये लेजर्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या जर्नल एंट्रीज़ के बगैर लेजर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जर्नल एंट्रीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। हमें आता है कि हमने जर्नल एंट्रीज़ को कैसे डायरेक्टली लेजर्स में पोस्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है। कहता है इन दी अकाउंट्स ऑफ किंग कॉन्ग लिमिटेड द स्केड्यूल ऑफ फिक्स एसेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 1996 अपीयर्ड एज फॉलो। ये फिक्स एसेट का स्केड्यूल बता दिया। कहता है 31 मई की बात बता रहा है। इक्विपमेंट ख़रीदे थे कॉस्ट पे 830 इसकी कॉस्ट है जी, थाउजेंड्स में राउंड ऑफ किया हुआ फिगर्स को। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहता है अभी तक इनकी हो गया 292। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2 मई 31 1997, यानी हमारा साल जो ख़त्म होता है वो होता है जी मई 31 1997। दिस इज़ द क्वेश्चन इन विच फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मई इंस्टेड ऑफ 31 दिसंबर। तो हम ये पहला सवाल ऐसा देख रहे हैं जिसमें 31 मई ईयर एंड है, तो आपका साल 31 मई पे ख़त्म होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसी सूरत में समटाइम मंथ्स कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो जब अनयूजुअल डेट्स आ जाएं, नॉर्मल ईयर एंड आमतौर पे पाकिस्तान में 30 जून है, कैलेंडर ईयर एंड 31 दिसंबर है। ठीक है। तो जब वो अप्रैल कह दे, मार्च कह दे, मई कह दे, इसका मतलब वो आपको डेट्स में उलझाना चाहता है। गॉट इट। तो आपने यहाँ पे बड़ा कॉन्शियस रहना है। ड्यूरिंग द ईयर 31 1997, कहता है मई 31 1997 को जो साल ख़त्म होता है उसकी बात करता है। द फॉलोइंग चेंजेस इन फिक्स एसेट्स अकर्ड। अब ये वाली चेंजेस अकर्ड हुई। ठीक है। ऊपर जो हमें स्केड्यूल बताया 31 मई 1996 का बताया, यानी पिछले साल का क्लोजिंग। और कहता है ड्यूरिंग द करंट मंथ ये वाली चेंजेस हुई। नंबर 1, न्यू इक्विपमेंट वॉज परचेज्ड फॉर ₹175,000 एंड ₹200। दो एसेट्स खरीदे गए अक्टूबर 1 1996 एंड दिसंबर 1 1996 रिस्पेक्टिवली। दोनों की डेट्स बता दी कि इस डेट को ख़रीदे हैं। द कंपनीज पॉलिसी इज़ टू डेप्रिशिएट एसेट्स ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10%। ठीक है जी। अब आपके पास 3 तरह के एसेट है। एक वो एसेट जो साल के शुरू में थे, अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुए, आपने पूरा साल इस्तेमाल किए हैं। एक वो इक्विपमेंट है जो आपने 1 अक्टूबर 1996 को ख़रीदा, और एक वो इक्विपमेंट है जो आपने 1 दिसंबर 1996 को ख़रीदा। तो 3 तरह के एसेट्स हो गए आपके पास। 2 एडिशंस हुई हैं और बाकी ओपनिंग में पड़े हैं। तो इसकी वर्किंग बना रहा हूँ जी। वर्किंग नंबर 1 सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है। आपने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करनी है, इसके बगैर तो लेजर्स नहीं बन सकते ना। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कब ख़त्म हो रहा है जी? मई 31 1997। ठीक है जी। उस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अब हमारे एसेट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1, बीडी एसेट्स, जो साल के शुरू के थे, ओपनिंग, कोई डिस्पोजल नहीं है। अगर डिस्पोजल होगा तो हमें उसको एक्सक्लूड करना है। इस सवाल में कोई डिस्पोजल नहीं है, तो हमने कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है? डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल बीडी एसेट्स। ठीक है जी। इसमें से एक्सक्लूड करते हैं हम, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, जो कि नहीं हुआ, मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। इस साल में कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, कोई हमें उसने डेप्रिशिएट वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताई। तो कॉस्ट कितनी है जी? 830,000। मैंने थाउजेंड्स में ले ली सारे फिगर्स, यानी रुपीज़ में ले लिए। रेट कितना है? उसने 10% बताया तो लिख दिया। ये एसेट 12 महीने इस्तेमाल हुए, इनमें से कोई भी एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तो इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। अभी कर लेते हैं जी। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कॉन्सेप्ट ये है।
फिर एक एडिशन हुई है, एडिशन 1 लिख दें इसको, एडिशन नंबर 1। इसमें आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, इज़ इक्वल टू, फार्मूला वही है, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। एडिशन हुई है जी पहली 1 अक्टूबर को हुई है, उसकी कोई रिड्यूस वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताई, तो जितनी कॉस्ट है सारी डेप्रिशिएबल अमाउंट है। कॉस्ट इज़ 175,000, रेट क्वेश्चन में गिवन है 10%। टाइम फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, कितने महीने इस्तेमाल हुआ ये एसेट ड्यूरिंग द ईयर। ये ख़रीदा गया था जी 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर का महीना नंबर 1, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने इस्तेमाल हुआ, ठीक है जी। ये कौन से साल में, 1996 में। और मई तक 5 महीने, 3 और 5 8 महीने ये एसेट इस्तेमाल किया गया, 8 डिवाइडिंग बाय 12। दोबारा देख लीजिएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में हमारा साल ख़त्म हो रहा है, तो वी हैव 8 मंथ्स, तो 8 महीने बनते हैं जी, जब से ख़रीदा तब से लेके ईयर एंड तक। नेक्स्ट देखिएगा जी, एक और एडिशन है, इसकी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, फार्मूला वही है जी, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। दूसरा एसेट 2 लाख रुपए का है जी, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन तो मैं कॉस्ट को ही डेप्रिशिएबल अमाउंट ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय रेट इज़ 10%, रेट चेंज नहीं है। अब ये एसेट कितना अर्सा इस्तेमाल हुआ देखिएगा, ये ख़रीदा गया जी 1 दिसंबर 1996 को, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मई पे रुक जाए, तो इट्स 6 मंथ्स, तो 6 महीने ये एसेट इस्तेमाल किया गया, 6/12। तो दिस इज़ माई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब इसको कैलकुलेट कर लें, करते हैं जिसको कैलकुलेट, देखिएगा प्लीज़। 830, ये तो 830 ही आ जाएगा, 830 83,000। इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल हैव 175,000 इंटू 0.1 इंटू 8 डिवाइडिंग बाई 12, इट विल बी 11667। इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 200,000 इंटू 0.1 इंटू 6 डिवाइडिंग बाई 12, you will have 200,000 to 0.1 into 6 dividing by 12, it will be 10,000। ठीक है जी, तो इसको टोटल कर लेंगे, हमारे पास आगे पूरे साल की डेप्रिसिएशन प्लस 11,667 प्लस 83,000, इट्स 104,667। ठीक है, एक दफ़ा कंफर्म कर रहा हूँ जी, आप लोग मेरे सामने नहीं है, नहीं तो आप कैलकुलेट करके देते। अच्छा, ये आगे मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर किस साल की, ये हो रहा है जी 31 मई 1997। ये तो हमने वर्किंग कर ली, रिक्वायरमेंट में ये नहीं पूछा गया, इसलिए हमने इसको वर्किंग में लिखना है। रिक्वायरमेंट हमारी किस चीज़ की है, रिक्वायरमेंट में कहता है जी लेजर्स बना दें, इक्विपमेंट का लेजर बनाएं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएं। तो चले यहाँ लेजर्स बना देते हैं, कोई इशू नहीं है, तो इक्विपमेंट का लेजर बना दें, इक्विपमेंट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कहता है लेजर बना दें, तो बना देते हैं। ये तो फ्री के नंबर हैं, असल काम तो ये है कैलकुलेट करना, ये तो फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है जी, अब लेजर के लिए देखिए उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेजर के लिए देखिए उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सवाल में कहता है 31 मई 1996 में फ़िक्स एसेट कुछ कंडीशन बताई है, जो कॉस्ट बताई है ये किस डेट की बताई है, 31 मई 1996। तो मैं कह सकता हूँ ये 1 जून 1996 की है, तो हमारे साल की ओपनिंग की डेट है, तो यहाँ पे लिखते हैं 01, हमारा जो साल शुरू हो रहा है 06/96 में हमारा साल शुरू हो रहा है जी। तो हमारे पास जो BD एसेट्स हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 830,000। हमने यहाँ पे भी यही लिखी है 830,000।
हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी गई है 010696। पीडी बैलेंस कितनी डेप्रिसिएशन दी गई है जी, इट्स 292000। ओके, हमारे पास कॉस्ट का लेजर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारे पास 2 एसेट नए ख़रीदेंगे, उसकी एंट्री कर दें। एक एसेट ख़रीदा गया हमारे पास जी 175,000 का, ये किस तारीख को ख़रीदा गया, 01/10/96। जब एसेट ख़रीदा जाता है तो क्या एंट्री होती है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। तो एसेट को डेबिट कर दें, अमाउंट इज़ 175,000। डायरेक्ट जनरल एंट्री को पोस्ट करूँ लेजर में। जनरल एंट्री तो उसने नहीं मांगी होती तो मैं कर देता। आप करना चाहें तो वर्किंग में कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप वर्किंग में ज़रूर कीजिएगा। और ये जो 175,000 डेबिट हुआ, क्यों हुआ, कैश की वजह से मैंने कैश लिख दिया। दूसरा एसेट जो ख़रीदा गया 2 लाख रुपए का, किस डेट पर ख़रीदा गया, ये 1 दिसंबर को, 01/10/96। क्या एंट्री करते हैं, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो इक्विपमेंट कितनी अमाउंट का है, इट्स 200,000, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है जी। अब साल के एंड पे हमारे पास डेप्रिसिएशन भी आ गई है। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, उसने डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं मांगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करें 104,667। ठीक है जी, 104,667 ये क्या है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन की वजह से। किस डेट पे, 31 मई है 05/97। ठीक है जी, ये साल के एंड की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की। अब इसको क्लोज कर लें। डिस्पोजल कोई नहीं है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, इसको टोटल कीजिएगा 1205000 1205000 और क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो यही बैलेंस हमारे पास 97 में बैलेंस सीडी हो जाएगा 1205000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज कीजिएगा, इट विल बी, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 292,000 प्लस 104,667, इट्स 396,667 396,667। इट्स बैलेंस सी डी 396,667। ये किस डेट का है जी, 31 मई 97। ठीक है जी, तो ये था हमारा सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, हमारे साथ आपका सफ़र अच्छा गुजरा होगा। तो कॉन्सेप्ट पे रहना है। कॉन्सेप्ट क्या है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। ये अकाउंटिंग क्या है, सारे सवालों में अकाउंटिंग सेम है, अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है। तो आपने भी अपना फोकस इस कैलकुलेशन पर रखना है। ठीक है जी, थैंक यू।